नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री मोदी नागपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर आरएसएस का एक मुख्यालय है और इनका जाना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री 11 साल बाद नागपुर यानी आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं। अभी आपको पता ही होगा कि आरएसएस का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है और नागपुर में कुछ दिन पहले औरंगजेब के विवाद को लेकर कुछ दंगे फसाद भी हुए थे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे और वहां से फिर वो अम्बेडकर जी की समाधि पे भी गए थे, जहां पर उन्होंने दीक्षा लिया था बौद्ध धर्म में, उस पर भी गए थे। और तमाम जगह पर अपना नागपुर के जो हेडगेवार का जो अपना जो मूर्ति वगैरह थी वहां पर भी गए। मतलब कहने का मतलब आरएसएस का मुख्यालय गए थे और सबसे महत्वपूर्ण है कि 11 साल बाद गए हुए थे। इसके पीछे एक बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अलग अलग मीडिया हाउस से, अलग अलग जो राजनीति के पंडित हैं, पत्रकार हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर एक खींचातानी चल रही है। और इस बातों में कुछ दम भी दिख रहा है। दम इसलिए दिख रहा है कि लगातार वॉक युद्ध जो होता है, एक जगह मोहन भागवत हों कुछ अलग बयान दे रहे हैं और भाजपा के जो नेता हैं कुछ आरएसएस के खिलाफ भी बोल रहे हैं। जेपी नड्डा ने तो ये बोल दिया था कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं, अब हम एक मजबूत संगठन है, इस तरह का भी बातें बोली थी। और ये बातें, इस तरह के स्टेटमेंट से ये लगने लगा था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आज नागपुर में उनकी एक मीटिंग हुई थी मोहन भागवत से, लेकिन वन टू वन मीटिंग नहीं हुई थी। एक अलग अलग कई तरह के कार्यक्रम थे, उसी कार्यक्रम के एक दरमियान जो बातें हुई हैं, लेकिन कोई वन टू वन मीटिंग उनकी नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट की वजह ये है कि प्रधानमंत्री का ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब लगता है कि 75 साल का, जैसे उन्होंने एक रूल्स रेगुलेशन बनाया है कि 75 साल बाद वाले आदमी को रिटायर कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग रिटायर भी हुए हैं जो उनको टिकट वगैरह नहीं दिया गया है। तो प्रधानमंत्री का भी 75 साल हो रहा है। तो अब ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री या तो अपना एक्सटेंशन कराना चाहते हैं कि यानी हमारे लिए 75 साल का सीमा को, बाउंड्री को जो है उसको न लागू किया जाए, या एक और बातें निकल के आ रही हैं कि भाजपा के अंदर नेक्स्ट पीएम के लिए फील्डिंग बैटिंग शुरू हो गई है। और ये जो बातें आ रही हैं सामने निकल कर, उसमें अमित शाह जी का नाम आ रहा है कि अमित शाह जी अब सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि मोदी के बाद दूसरे कोई अगर आदमी है सेकंड पोजीशन पर, तो ऐसे मीडिया में ऐसी चर्चा है कि अमित शाह ही है। लेकिन अमित शाह भाजपा को तो पसंद हो सकते हैं, लेकिन देखिए भाजपा के अंदर ही बहुत सारा गुटबंदी है। एक गुट नितिन गडकरी का है, और एक है देवेंद्र फडणवीस का, जो महाराष्ट्र के अभी सीएम है, उनका है, और योगी जी का है। यानी कई गुट आपस में एक खींचातानी है कि हम प्रधानमंत्री बने मोदी के बाद। अभी फिलहाल तो यही नहीं लग रहा है कि मोदी रिटायर होंगे या अपना आगे बढ़ाएंगे, या हो सकता है कि प्रेसिडेंट के लिए अभी अपना नॉमिनेट कराए। मतलब कुछ ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये मीटिंग वहाँ पर गए थे और इस मीटिंग से कयास ये लगाया जा रहा था कि जो मोहन भागवत में यानी आरएसएस में और बीजेपी में जो आपस में खींचातानी थी, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही, इस पर एक विराम लगाया जाए। और विराम लगाने के बाद ये तय हो जाए कि अभी आरएसएस और बीजेपी में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसलिए भी गए। और आरएसएस का 100 साल पूरा भी हुआ है, इसलिए एक मौका भी था जिसमें प्रधानमंत्री का आना बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। और एक तरह से ये भी साबित हो गया कि आरएसएस को प्रधानमंत्री का जाना एक मोहर लग जाता है कि आरएसएस एक अब संगठन है, और संवैधानिक संगठन तो नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। आरएसएस स्वयं सेवक है, मतलब कोई किसी कंपनी एक्ट से या कोई सोसाइटी एक्ट या कोई ट्रस्ट वगैरह से नॉमिनेट नहीं है, बस चल रहा है, बस चल रहा है। तो ये चीज़ है कि प्रधानमंत्री का आरएसएस का पास पहुंचना। आरएसएस, देखिए पहली बात मैं बता दूं कि आरएसएस एक टीम है जिसके अंदर कई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे हिंदू महासभा, अभी तो हिंदू महासभा नहीं है, लेकिन जैसे और भी हिंदू संगठन है, ये स्वदेशी विचार मंच, मैंने कई तरह के 30 तरह का कई उसमें संगठन है। और किसी में कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है कि हम आरएसएस के पार्ट हैं, बस एक वैचारिक संबंध है और एक दूसरे से ये मान के चला जाता है कि सबका कंट्रोल आरएसएस करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएसएस सबको कंट्रोल करती है, सब अपने अपने अंदर से एक स्वतंत्र है और सिर्फ वैचारिक जुड़ाव है सब में।
तो ये कह देना कि आरएसएस भारत के जो बीजेपी है उसकी पार्टी की कैंडिडेट तय करती है, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक राय देती है क्योंकि आरएसएस के पास एक बहुत बड़ा संगठन है और ये संगठन वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं और जो सरसंचालक होते हैं उनके विचारों को सभी लोग मानते हैं। हालांकि अभी मोहन भागवत के बहुत सारे स्टेटमेंट से उनके स्वयंसेवक जो हैं वही इत्तेफाक नहीं रखते हैं। खासतौर पर उन्होंने कई इस तरह का बयान दे दिया। अभी उन्होंने बोला कि बार बार क्यों खोदना मंदिरों को, मस्जिदों को खोज के मंदिर खोजना, ये ठीक नहीं। कहने का मतलब कि एक थोड़ा लिबरल टाइप के हैं और आरएसएस समय के हिसाब से बदलती रही है, बहुत काफ़ी बदलाव आ गया है इसमें। पहले वो बातें नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कि आरएसएस झंडे का विरोध करती है, लेकिन मैं ये उन लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस जिस समय झंडे का विरोध कर रही थी उस समय भारत का झंडा कोई संवैधानिक मान्यता मिला ही नहीं था, क्योंकि उस समय तिरंगा जो था जिस पे एक चरखा बना हुआ था और कांग्रेस का रिप्रेजेंट करती थी वो झंडा, यानी कांग्रेस का अपना एक झंडा था। और सभी लोग जब 30 शायद मुझे एग्जैक्ट डेट शायद मैं भूल रहा हूँ, 1930 में 26 डेट में भूला, 1930 की बात है, जब सभी संगठनों को कहा गया कि आप लोग तिरंगा फहराइए, तो आरएसएस ने नहीं फहराया था, उसने अपना झंडा फहराया था। बाद में 1947 के बाद भी जब झंडे की बात आई तो उसमें एक वैचारिक रूप से जोड़ा गया कि भगवा है हिंदू का, ग्रीन है मुसलमानों का, उजला है क्रिश्चियन का, इस तरह का कई तरह का। तो माफ करिएगा। तो इसलिए आरएसएस इस चीज से इसे कॉम्युनल मानती थी। बाद में इन लोगों ने बदला और उस बार बोला गया कि भगवा है वीरता का, सफ़ेद है शांति का, ग्रीन है हरियाली का। तब भाजपा ने भी अपने मुख्यालय पर झंडा को फहराने लगा। तो गलतियां सरकार से भी हुई थी, क्योंकि जो चीज़ आरएसएस के बारे में बताया गया था, जो झंडे के बारे में बताया गया था, आरएसएस उसे इत्तेफाक नहीं रखती थी, क्योंकि इस तरह का कोई दुनिया में नहीं होता था कि ये रंग इस कौम जाति का, इस धर्म का, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जब भारत की संविधान जब समानता की बात करता है तो आप ये झंडे में कैसे बता सकते हैं किस। तो फिर बाद में ये लोगों ने चेंज करके उसका एक प्रतीक मान लिया कि वीरता का, सफ़ेद जो है शांति का है, हरा हरियाली का है, इस तरह का कुछ बातें हुई। आरएसएस भी आज भी अपने जो शाखाओं पे अपना ही झंडा फहराता है, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी जो या कुछ ऐसे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उस पर वो तिरंगा फहराता है और हर जगह फहराता है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग बातें कर रहे हैं वो बकवास बातें कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचना। तो प्रधानमंत्री, ये बात तो सही है कि अब तैयारी शुरू हो गई है। एक तरह से सब लोग जितने गुट हैं आपस में बैटिंग फील्डिंग शुरू कर दिए हैं, चाहे वो नितिन गडकरी का हो या फडणवीस का हो, देवेंद्र फडणवीस का हो या योगी जी का हो। देखिए, योगी जो है आरएसएस फील्ड से नहीं है, वो उनकी अपनी हिंदू वाहिनी सेना थी और एक मठ से आए हुए थे, लेकिन कट्टर है, थोड़ा सा ही कट्टर हिंदू हैं और जिनकी कार्यशैली है उससे आरएसएस पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि उनका जो लहजा है वो लहजा इंटरनेशनल लेवल पर फिट नहीं बैठेगा और प्रधानमंत्री के लिए फिट नहीं है। दूसरी बात कि अमित शाह को भी आरएसएस अब प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। अलग अलग मीडिया हाउस बात कर रहे हैं, लेकिन आप मेरा नोट कर लीजिए, इस वीडियो अगर आप देखते रहिएगा, जब भी ये घोषणा करूंगा, जब भी ये बातें निकल के आएगी, मैं ये मेरे वीडियो से याद कर लीजिए कि मैं कहा हूँ कि अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसकी वजह है कि जिस तरह मोदी एक तरह से स्वतंत्र डिसीजन लेने लगे थे पिछले 11 सालों में, उस तरह अब आरएसएस जो है वो गुजरात लॉबी को पसंद नहीं करती है। वैसे भी महाराष्ट्र और गुजरात आपस में कॉम्पिटिटर हैं, चाहे बिजनेस के रूप में हो, चाहे बॉम्बे से ही टूट के गुजरात बने थे और महाराष्ट्र 2 राज्य बने थे और बड़ी उसके लिए आंदोलन भी हुआ था। तो इस तरह भी दोनों राज्यों की जो लॉबी है वो एक हमेशा से एक दूसरे का राइवल रही है, विरोधी रही हैं। तो इसलिए अब चूंकि मोदी जी बन गए थे प्रधानमंत्री और मोदी जी का जो कार्यशैली हुआ उससे आरएसएस लगातार नाराज था, तो उसी के बाद नंबर 2 आदमी को, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये आरएसएस बर्दाश्त नहीं करेगा। देवेंद्र फडणवीस को भी थोड़ी माहौल बनाया गया था, जिस तरह उन्होंने बुलडोजर वगैरह का अपना दिखाया योगी की तरह, तो उन्हें भी एक हिंदुत्ववादी छवि बनाने की कोशिश की गई। लेकिन मेरे को लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री का कोई भी अगर दावेदार होगा तो आरएसएस किसी नए चेहरे को लाएगी, वो साउथ से लेकर आएगी। वो चाहे तमिलनाडु का हो, केरला का हो, आंध्रा का हो या कर्नाटका का हो,
किसी न किसी साउथ के चेहरे को आरएसएस लेकर आएगी और उसे प्रधानमंत्री बनाएगी और सबको स्वीकार भी होगा, क्योंकि उसमें गुटबाजी भी कम होगी। क्योंकि योगी जी के बनाने का मतलब गुटबाजी है वहाँ पर भी। योगी जी एक तरह से आरएसएस के भी कंट्रोल में नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो किसी कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए आरएसएस ऐसे संगठन किसी आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बना देगी जो एक तो आरएसएस बैकग्राउंड का भी नहीं है, दूसरी बात अपना कट्टरछाई बनाए हुए है और अत्यधिक कट्टर बना दिया है। दूसरी चीज़ की जिस तरह की योगी जी पॉलिटिक्स करते हैं वो थोड़ा सी ग्रेड पॉलिटिक्स है। किसी को जाके मकान गिरा देना, किसी को एनकाउंटर करा देना, किसी तरह, यानी एक देश में एक सिस्टम है, एक संविधान है, एक कानून है, और उसको परे रखकर आप खाता ना भाई जो मैंने कह दिया सही वाली बातें हैं। तो थोड़ी आरएसएस इतनी भी कट्टरता बर्दाश्त नहीं करती है। आरएसएस एक सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करती है और उसको मोहन भागवत ने अक्सर बोला भी है कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। तो इसका मतलब मुसलमानों को उनके धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक जुड़ाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारे पूर्वज एक ही हैं, हम लोग एक ही है और हमारी संस्कृति एक ही है। और है भी, जितने मुसलमान हैं और हिंदुओं में सांस्कृतिक भले धार्मिक मतभेद हो, धार्मिक एक दूसरे का अलग अलग है, वो मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन संस्कृति तो एक ही है, भाषा एक ही है, खान पान एक ही है, कपड़े एक ही हैं, पहनावा एक ही है। तो संस्कृति कभी नहीं बदल सकती है, भले मुस्लिम लोग इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, और जो समझदार लोग एक्सेप्ट करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आरएसएस इसलिए योगी जी को नहीं करेगी कि योगी जी की जो कार्यशैली है पूरे एंटी मुस्लिम है, और आरएसएस इतना कट्टर आदमी को कभी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं बनना चाहिए। हालांकि मोदी जी को, अरे योगी जी को अगर किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो वो आरएसएस ही बनवाया था। आपको याद होगा कि जो मनोज सिन्हा थे, जो अभी कश्मीर के एलजी हैं, उनका नाम एक तरह से फाइनल हो गया था, घोषणा ही होने वाली थी, तब तक अचानक में एक आवाज़ आ गई कि नहीं योगी जी बनेंगे, और सारी मीडिया योगी जी के नाम लेना शुरू कर दिए। तो ये बातें हैं। अब बातें नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी जो हैं वो एक तो नागपुर के हैं, आरएसएस का मुख्यालय भी वहाँ से है। दूसरी बात थोड़ा लिबरल हैं, हिंदू मुसलमान में उतना नहीं भेद करते हैं। दूसरी बात की स्पष्टवादी हैं, जो भी बात करते हैं स्पष्ट करते हैं। कार्यशैली भी अच्छी रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छा दिए हैं अपने फील्ड्स में, तो इसलिए पसंद हो सकते हैं। लेकिन उनकी भी एक लॉबी है, बैटिंग तो अपनी वो भी कर रहे हैं, फील्डिंग वो अपना लगा चुके हैं, और देवेंद्र फडणवीस भी अपना फील्डिंग बैटिंग लगा चुके हैं, अमित शाह भी अपनी फील्डिंग बैटिंग लगा चुके हैं, योगी भी पीछे नहीं है। हालांकि अभी एक न्यूज आ रही है थी, और ऐसा हो भी सकता है कि योगी जी को रिप्लेस करने के लिए गुजरात लॉबी पूरी से तैयार है। हालांकि अब देखिए इस मीटिंग के बाद क्या हो निकल के आता है, आरएसएस तैयार होती है कि नहीं होती है। लेकिन अपने हिसाब से मोदी जी और अमित शाह पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि योगी जी को रिप्लेस करके कोई अलग चेहरा बना दिया जाए। इसमें असीम अरुण का भी नाम आ रहा है, जो पहले के आईपीएस थे, या अलग अलग कई नाम आ रहे हैं, मौर्य के भी नाम आ रहा है, और पाठक जी हैं जो अभी लोग उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम आ रहा है। तो खैर जो भी है, ये बहुत जल्दी तय हो जाएगा। आरएसएस का, भाजपा का कौन अध्यक्ष होगा ये भी आज इस मीटिंग में देखिए, इस मीटिंग में फाइनल तो नहीं हुआ है, बस इस मीटिंग में 1 to कोई मीटिंग नहीं हुई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये इस तरह की बातें नहीं हुई। लेकिन एक तरह सिंबॉलिक प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचना एक बहुत बड़ी बात थी, और इसलिए प्रधानमंत्री का जाना वहाँ पर बहुत यह महत्वपूर्ण बातें हैं। और अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ये फाइनल हो जाएगा कि अध्यक्ष के चुनाव कौन होगा और कौन इसमें चुने जाएंगे। तो इस तरह ये फाइनल हो जाएगा। दूसरी बात कि यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी ये रहेंगे कि नहीं, ये भी 1 हफ्ते के अंदर तय हो जाएगा। योगी जी को हटाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। योगी जी अपना फील्डिंग बैटिंग लगा चुके हैं, लेकिन इनकी तैयारी हो रही है इनकी विदाई के लिए। तो इसलिए अलग अलग फील्ड में प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के चीफ मिनिस्टर से लेकर अध्यक्ष के लेकर आरएसएस और भाजपा के बीच में जो खींचातानी है, इसको लेकर पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर कई तरह के कयास 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो लगने वाले हैं वो साफ हो जाएंगे, तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के अंक में इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।